हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर TGT, PGT, DSSS इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और इसी की मैंने PGT की वीडियो जो डाली हैं, लगभग 16-17 वीडियो में डाल चुकी हूं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब TGT की बात करें तो TGT का जो सिलेबस है वो सिर्फ हिंदी साहित्य का 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जैसे ही आज मैं बात करूं कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नागार्जुन, और ये मैं DSSS PGT हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। और नागार्जुन की बात करें तो TGT वाले बच्चों के लिए ये आज का जो टॉपिक है ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है। और प्रगतिवाद है आधुनिक काल को जब हम बांटते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी और फिर प्रगतिवाद। तो ये सारे वाद जो है मैंने सीक्वेंस से अपने चैनल पर करवा रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और DSSS PGT का जो है मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक की जो है वीडियो डाल रही हूँ। तो आज की हमारी होगी वीडियो नंबर जो है 17। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नागार्जुन, और नागार्जुन से संबंधित आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और नागार्जुन की रचनाएं एक नंबर जो है आपसे ज़रूर किसी न किसी पेपर में इससे संबंधित, नागार्जुन से संबंधित एक नंबर ज़रूर एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं, और रचनाओं के साथ साथ जो इनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो नागार्जुन से बन सकते हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और नागार्जुन आपको सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें प्रगतिवादी कवियों की, क्योंकि प्रगतिवादी कवि के नाम, प्रगतिवादी काल के अकॉर्डिंग तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर चैनल की जो प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए। आधुनिक काल के अंतर्गत आपको ये सारे काल जो आगे बांट रखा है आधुनिक काल को गद्य और पद्य खंड के अंतर्गत, ये सारी वीडियो आपको प्रगतिवाद, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, इसके नाम से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि प्रगतिवादी जो कवि है, सबसे पहला ही नाम है नागार्जुन का, और इनका जो जीवन काल है 1910 से 1998 ईस्वी का है। उसके बाद हम केदारनाथ अग्रवाल पढ़ेंगे, और अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी कि सिलेबस के अंतर्गत दिए हुए हैं ये सारे कवि। तो त्रिलोचन पढ़ेंगे। रामविलास शर्मा का ज़्यादातर नाम आलोचनात्मक आता है, लेकिन उनकी जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं वो प्रगतिवादी हैं, इनकी जो रचनाएँ हैं वो प्रगतिवादी हैं, इसलिए ये प्रगतिवादी कवि हैं, इसलिए प्रगतिवाद में इनको स्थान दिया गया है। और उसके बाद आता है मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध शिव मंगल सिंह सुमन और रांगे राघव। ये सारे हम इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नागार्जुन। और मैं आपको सिलेबस में और दिखाती हूँ कि नागार्जुन से क्या दिया हुआ है। ये DSSS PGT हिंदी का सिलेबस है, और सिलेबस का जिसको नहीं पता हो तो DSSS PGT और TGT की मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, जिसमें कि पूरा आपका सिलेबस जो है डिटेल से डिस्क्राइब कर रखा है, और ये भी बता रखा है कि आपको कहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से क्या पढ़ना है। और लगभग 2 महीने से हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर DSSS की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये वाली लाइन हम यहाँ से आज उठा रहे हैं, और इससे पहले जो है ये सारे यहाँ तक मैं करवा चुकी हूँ, बस ये बीच की लाइन बची है। तो एक बार आप ज़रूर देखें, मैंने वीडियोस डाल दी हैं। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इन सभी की मैंने जो है वीडियोस बना कर डाल दी हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओनली नागार्जुन, और उसके बाद अगली वीडियो आएगी केदारनाथ अग्रवाल की। यहाँ से अगर आप एक एक कवि का पढ़ते हैं तो सारा सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम नागार्जुन पढ़ेंगे, नागार्जुन की रचनाएं पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले प्रश्न। तो नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्त पहले हम जान लेते हैं कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ, क्या उसके बारे में है। तो नागार्जुन का जो जन्म है 1911 ईस्वी में, अभी कहीं पर 1910 दिया हुआ है, कहीं पर 1911 दिया हुआ है। तो इनका जन्म 1911 में हुआ, ये सही मानेंगे हम, और मृत्यु 1998 ईस्वी में। जन्म स्थान जो है इनका दरभंगा तरूनी में हुआ, और मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से एक नंबर का जरूर पूछा जाता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। TGT जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र।
ये ध्यान रखना है। और माता पिता का नाम था गोकुल मिश्र और माता का नाम था उमा देवी। और यात्री नाम से और नागार्जुन नाम से ये अपनी रचनाएं लिखते थे। अभी मैंने कम्युनिटी पर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न डाले हुए हैं जो आपके यूजीसी नेट में भी इस बार पूछे गए थे, वो भी मैंने कम्युनिटी पर डाले हुए हैं। तो यात्री उपनाम से ये संस्कृत और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से ये रचनाएं लिखते थे। तो आगे देखते हैं हम। और रचनाएं पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम जो था वो यात्री था। ठीक है, उपनाम जरूर पूछा जाता है, जरूर याद रखना। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। अब आपसे पूछे कि नागार्जुन की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना कौन सी है, तो सबसे पहली रचना है राम के प्रति, जो कि खड़ी बोली में लिखी थी। अभी हमने आपको बताया कि जो नागार्जुन थे पहले संस्कृत और मैथिली में लिखते थे यात्री उपनाम से। तो खड़ी बोली का जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है, तो राम के प्रति है। तो ये भी इनकी रचनाएं हैं जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। ये पत्रिका का भी आपको नाम याद रखना है। और ये पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी और विश्व बंधु पत्रिका का नाम था। और 1935 में ये इनकी जो रचना है राम के प्रति ये पहली बार विश्व बंधु पत्रिका में छपी थी। अब हम देखेंगे कि नागार्जुन की रचनाओं की काल कर्मानुसार सूची निम्न है। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं, सबसे पहले तो आपको इनकी सारी रचनाएं याद होनी चाहिए और उसके बाद इनका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस केवल हमारी एक ही जगह पर काम आती है जब हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर एक ही कवि की 4 रचनाएं देकर उन्हें क्रम से व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। तो आप अपने नोट्स बनाएं तो इन्हें बिल्कुल क्रम से लिखें नोट्स में ही। तो सबसे पहले आती है इनकी युग धारा। ठीक है, युग की गंगा अगर आता है तो वो केदारनाथ अग्रवाल की है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। युग की गंगा तो वो केदारनाथ अग्रवाल की है। और युग धारा कहे तो नागार्जुन की है। ठीक है, और याद कैसे रखेंगे, इसमें भूल जाएंगे। युग नागार्जुन, नाग जो है धारा के साथ बहता है, इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर लेंगे। दूसरी है युग धारा सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, फिर भस्मांकुर और तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुराने जूतियों का कोर्स। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी ट्रिक आपको बताती हूँ कि युग धारा मतलब एक धारा है, ये बह रही है, इसमें सतरंगी पंखों वाली चिड़िया जो है ये बैठी हुई है। ठीक है, सतरंगी पंखों वाली चिड़िया, प्यासी पथराई आंखें लिए हुए और भस्मांकुर, और ये एक अंकुर है जो उगने के लिए लालायित हो रहा है, इसको खाने के लिए चिड़िया आ रही है। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि एक युग धारा, फिर उसके अंदर सतरंगी पंखों वाली एक चिड़िया, और यहाँ पर क्या है, प्यासी पथराई आंखें लिए हुए, और फिर भस्मांकुर, अंकुरित होने के, जो भस्म है, कोई बीज अंदर पड़ा हुआ है वो भस्म है और अंकुरित होने के लिए लालायित है। उसके अंतर्गत फिर धारा के अंतर्गत ही क्या होती हैं, धारा के अंतर्गत ही मछलियाँ होती हैं, तो तालाब की मछलियाँ। और उसके बाद खिचड़ी विप्लव देखा हमने, मतलब इतनी सारी मछलियां हैं उस तालाब के अंदर, उस धारा के अंतर्गत, कि उसको हमने खिचड़ी की तरह, एक विप्लव की तरह, क्रांति की तरह इन्हें बहता हुआ देखा। तुमने कहा था इसलिए हमने देखा, हजार हजार बाहों वाली मछली भी देखी, और पुरानी जूतियों का कोर्स, मतलब ये एक धारा है, यहाँ पर बैठकर कोई आदमी पुरानी जूतियों का कोर्स कर रहा है, इसमें हजार हजार बाहों वाली मछलियाँ बह रही हैं। ठीक है, खिचड़ी विप्लव की तरह देखा हमने उनको। तो आप इस तरीके से, मैंने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बता दी है। जैसे ही आप देखेंगे, आप धारा से याद रखना, ये एक धारा, इसमें पानी है तो युग धारा, सतरंगी पंखों वाली इसमें चिड़िया है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऐसे बना के बताई थी, प्यासी पथराई आंखों से देख रही है, और भस्मांकुर है, फिर तालाब की इसमें मछलियाँ हैं, और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इन मछलियों को हमने खिचड़ी की तरह बहते हुए देखा। तुमने कहा था इसलिए देखा, हजार हजार, तुमने ये कहा था कि हजार हजार बाहों वाली मछलियां हैं उसमें, किसने कहा था, तुमने का मतलब तुम कौन था यहाँ पर, ये पुराने जूतियों का कोर्स करने वाला आदमी। तो शायद ऐसी ट्रिक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो वीडियो को एक बार आप ज़रूर लाइक करें, और आप चाहते कि इसी प्रकार से अगर हम आपको ये रचनाएं याद करवाएं ट्रिक से, तो आप हमारी कोई भी वीडियो उठाकर देखें, लगभग मैंने सभी में ट्रिक से बता रखा है।
तो नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है। जो अभी ये रचनाएं पूछी, सबसे पहले आप रचनाएं याद करेंगे और उसके बाद रचनाओं से बनने वाले प्रश्न। तो जो भस्मांकुर है, जो 1971 में प्रकाशित हुआ था, ये जो है एक खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य के ही भेद हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य के अंतर्गत किसी एक कथा का वर्णन किया जाता है, किसी एक ही मतलब तथ्य को, किसी एक ही पार्ट को लेकर। कैसे बड़ी सारी कहानी होती है, लेकिन उसका जैसे किसी एक घटना का विवरण इसमें किया जाता है खंड काव्य में, जो बरवे छंद में है। भस्मांकुर जो है बरवे छंद में है और एक खंड काव्य है। ठीक है, नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। अब मैथिली में लिखा, अभी राम के प्रति बता रही थी मैं, वो खड़ी बोली में लिखा इन्होंने। भस्मांकुर इनका एक खंड काव्य है जो कि बरवे छंद में है। और नागार्जुन ने जो मैथिली भाषा में एक रचना लिखी, पत्रहीन गगन नग्न गाछ, इसमें 52 कविताएं संकलित है। इस कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मैथिली में मिला था, इसलिए आपको हिंदी में इसका नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मैथिली में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1968 में, और ये रचना का नाम था पत्रहीन नग्न गाछ। ठीक है, और इस संकलन के अंतर्गत इनके 52 कविताएं संकलित हैं। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रति हिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है। ये तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। मतलब नागार्जुन ने की एक कविता है, प्रति हिंसा ही स्थायी भाव है, ये कविता का नाम है। इसके संदर्भ में इन्होंने क्या लिखा अपने बारे में कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है नागार्जुन को डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। ये आपको ध्यान रखना है कि नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी, तो डॉक्टर बच्चन ने दी। और नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि नागार्जुन को एक तो राजनीतिक कवि के रूप में जाना जाता है, एक नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी इनकी कविताओं को बच्चन ने दी, एक यात्री उपनाम से करते थे। ठीक है, और ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। बादल को घिरते देखा, ये अब वो तो इनके साहित्य, वो इनके संकलन थे, और ये क्या है, इनकी सारी कविताएं हैं। तो कविताएं कौन सी हैं, उन संकलन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं। बादल को घिरते देखा, ठीक है, बादल को, पाषाणी, सिंदूर तिलंकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये 10वीं क्लास के उसमें पाठ्यक्रम में लगी हुई है, CBSE में, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो ये नागार्जुन की है। 5 पूत भारत माता के, फिर उसके बाद कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल, और उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी तो पंक्ति भी पूछी जाती है, अकाल उसके बाद, वो है ना इसकी पंक्ति, कई दिनों तक चुल्ला रोया और वो चक्की रही उदास, कानी कुतिया भी सोई उसके पास। इस तरह की जो पंक्तियां हैं ये सारी इसी कविता की हैं, अकाल और उसके बाद। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, इसकी पंक्ति भी पूछी जाती हैं। और आपको याद रखना कि अकाल और उसके बाद ये नागार्जुन की कविता है। और इन्होंने क्या, इनकी कविता एक बार फिर से देख ले। बादल को घिरते देखा, पाषाणी मतलब पत्थर, हे पाषाणी बादल को घिरकर देखा, सिंदूर तिलंकित भाल, तुम्हारे दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, और कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। तो ये नागार्जुन की कुछ कविताएं हैं, और अभी जो हमने पढ़े थे ये इनके सारे संकलन है। ठीक है, इनमें और भी बहुत सारी इनकी कविताएं संकलित हैं, तो पर्टिकुलर ये कविताएं मैंने आपको बता दी हैं। तो नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अब इसके अलावा नागार्जुन की हमने रचनाएं पढ़ ली, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनसे बनते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रगतिवादी विचारधारा के कवि और लेखक नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। युगधारा नागार्जुन का प्रारंभिक काव्य संकलन है। मैंने अभी आपको बताया था कि वो सारे युगधारा, सतरंगी आंखों वाली, भस्मांकुर, तो ये सारे क्या थे, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, ये सारे इनके काव्य संकलन हैं। तो युगधारा नागार्जुन का क्या है, एक प्रारंभिक काव्य संकलन है। वैद्यनाथ मिश्र से ये रचनाएं करते थे।
और भारत में ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर स्वागत की धूमधाम देखकर नागार्जुन ने कहा था, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा कि आओ रानी हम आपकी पालकी ढोएंगे। जब ब्रिटेन की महारानी यहाँ पर आती है तो उनके स्वागत में नागार्जुन ने ये पंक्तियाँ कही थी। तो ये पंक्तियाँ आपको ध्यान रखना है कि पूछ सकते हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी है, तो नागार्जुन की है। और नागार्जुन ने अधिकांश कविताओं में सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयों और पीड़ाओं को शब्दबद्ध किया है। तो सर्वहारा वर्ग वह वर्ग होता है जिसका शोषण किया जाता है शोषक वर्ग के द्वारा, जिसमें गरीब, मजदूर, जो भी लोग हैं, ये सारे किसान, इस तरीके के जो लोग हैं वो सारे सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। और इन्होंने नागार्जुन ने अपनी कविताओं के अंतर्गत ज़्यादातर जो है सर्वहारा वर्ग की जो कठिनाइयाँ हैं, जो समाज में उन्हें जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, जो पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, उनको अपनी कविताओं में शब्दबद्ध किया है। सिंदूर तिलंकित भाल, अभी मैंने इनका काव्य संग्रह आपको बताया था, तो कविता है ये, सॉरी। और नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रणय परक रचना है, मतलब प्रेम पूर्वक रचना है ये। और भस्मांकुर कविता में नागार्जुन ने काम को जिजीविषा के उत्स और सृष्टि के मूल के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, जिजीविषा होती है जो जीने की इच्छा होती है, तो इसको कवि ने उत्स और सृष्टि के मूल के रूप में, कि जीने की जो इच्छा है वही सृष्टि का मूल है, जड़ है। इस कविता में नागार्जुन ने शिव और पार्वती के संबंधों को सहज मानवीय सामाजिक दृष्टि से देखा है। अब अगर आपके पेपर में भस्मांकुर कविता का विषय वस्तु पूछा जाता है कि इस कविता में क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसमें आपको बताना है कि शिव पार्वती के संबंधों को सहज मानवीय सामाजिक दृष्टि से देखा है, कि जैसे इनका संबंध है शिव और पार्वती का, उसी प्रकार से जो इस समाज में मनुष्य है उसका भी वही संबंध है। ठीक है, भस्मांकुर श्रृंगार की पीठिका पर करुण रस को व्यंजित करने वाली रचना है। मतलब भस्मांकुर का जो रस आपसे पूछा जाए तो एक करुण रस है, और इसमें बरवे छंद का प्रयोग किया गया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो नागार्जुन से संबंधित थे। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो आपके लिए और डाली जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप हमसे हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।